हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हैं? बढ़िया एकदम। और भाई कैसी लग रही है एमसीक्यू सीरीज? क्या एक्सपीरियंस है आपका? जरूर शेयर करिए भाई, कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एमसीक्यू सीरीज के बाद भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? भाई 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप ही देख लीजिए कि आप क्या मिस कर रहे हैं। तो भाई इसको मिस मत कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास किसके नाम? भाई मनी एंड बैंकिंग। इससे रिलेटेड हम सारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू एनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इसमें से कौन सा स्टेप है जो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई लेती है अगर उसे एनकरेज करना है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में? इकोनॉमी में अगर उसे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है? इन्वेस्ट करना है इकोनॉमी में मतलब पैसा लगाना है। तो भाई जब उसे पैसा लगाना होगा तो वो क्या करेगी? कौन कौन से स्टेप लेगी? क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगी? ओपन मार्केट में जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करोगे तो उसके बदले में पैसा आप दोगे नहीं बल्कि में लोगे। सोसाइटी से या कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी सेल करने में पैसा आप लेना चाह रहे हो, तो भाई आपने इन्वेस्ट तो किया नहीं इकोनॉमी में, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। बैंक रेट इंक्रीज करना, भाई जो आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो बैंक से, बैंक जो लोन ले रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर उसको इंक्रीज कर दोगे तो भाई लिक्विडिटी क्या होगी? इकोनॉमी में रहेगी नहीं रहेगी? आप उसे उस एक्सेस लिक्विडिटी को ले लोगे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं इकोनॉमी में, ये भी गलत। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है मतलब पैसा देना है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है, तो इससे भाई इंक्रीज नहीं हो रही है। फर्स्ट, क्या आप कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दोगे? जो कॉमर्शियल बैंक से एक CRR कैश रिजर्व रेशियो जो मेंटेन किया जाता है, जो वो अपनी आरबीआई को देती हैं, सेंट्रल बैंक को देती हैं, तो अगर उसको इंक्रीज कर दोगे तो भाई सोसाइटी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर बढ़ा दोगे, वही 4% है, भाई आपने 6 कर दिया, तो मतलब एक बड़ा पोर्शन कैश के फॉर्म में था, वो क्या हो गया भाई? इकोनॉमी से चलकर किसके पास गया? सेंट्रल बैंक के पास। तो ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी कैश रिजर्व रेशियो को जो सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना होता है कॉमर्शियल बैंक्स को, उसको हम रिड्यूस कर देंगे तो पैसा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, मतलब एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सही आंसर बच्चों। जब हम कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे एक इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। तो भाई इसी के साथ सेकंड हो गया इसका सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, Which of the following statement is true about the Indian monetary system? इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, क्या जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम मतलब जो आपका मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, जो पैसे से रिलेटेड है, क्या वो गोल्ड पर बेस्ड है? अब क्या गोल्ड के कॉइन्स आप यूज़ करते हैं? नहीं भाई, ये तो ज़माना हो गया। ठीक है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम क्या क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड पर बेस है कि सारी चीज़ें उधार पर चल रही हैं? ऐसा कुछ है कि शाख पत्र जो होते हैं उन्हीं पर ही, क्रेडिट मनी जिसे कहते हैं, उस पर ही चीज़ें चल रही हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके भरोसे ही चल रहे हैं? इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं बन रही है करेंसी? क्यों नहीं बन रही है? तो ये तो नहीं है भाई। ऐसा होगा तो इकोनॉमी तो पूरी तरीके से डूब जाएगी। तीसरी चीज़, क्या इंडियन मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड है पेपर स्टैंडर्ड पे? पेपर स्टैंडर्ड पे हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप नोट्स यूज़ करते हैं वो पेपर के होते हैं, कुछ ही होते हैं जो कॉइन्स के फॉर्म में हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो आपका जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है वो पेपर स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जिसमें पेपर नोट्स ही निकाले जाते हैं, वही छापे जाते हैं पेपर के फॉर्म में। तो जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम फोकस कर रहा है वो कर रहा है पेपर स्टैंडर्ड पर। ठीक है भाई, मतलब बताना था ना, मॉनेटरी सिस्टम में किसको यूज़ किया रहा है? पेपर के नोट है भाई, उन कागज़ों के नोट जिनमें इतनी ताकत है जिससे ये सारी चीज़ें हम पूरी इकोनॉमी क्या एक इंसान को तक बदल सकते हैं, तो वही पेपर स्टैंडर्ड। देखो थर्ड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिमांड डिपॉजिट? भाई 2 डिपॉजिट होती हैं, टाइम और एक डिमांड। जो टाइम डिपॉजिट होती है वो होती है जैसे आपकी FD होती है, RD होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने बना रखा है, उस पैसे को डिपॉजिट कर रखा है। डिमांड डिपॉजिट है कि मुझे जब ज़रूरत हुई मैंने उस पैसे को निकाल लिया। तो ये 2 डिपॉजिट हैं। उसके बारे में डिमांड डिपॉजिट के बारे में क्या चीज़ ट्रू है? देखो, डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों आते हैं? नहीं भाई, फिक्स डिपॉजिट क्या होती है? टाइम वाली, तो ये तो नहीं है। ठीक है। देखो लास्ट में भी इन्होंने क्या लिखा है? फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। जहाँ फिक्स डिपॉजिट है ये तो आएगा नहीं, कट। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये दोनों तो कट हो गए। अब B या C में से कोई करेक्ट होगा। क्या ये इंक्लूड करती है कि सेविंग अकाउंट आएगा और फिक्स डिपॉजिट आएंगे? यहाँ भी फिक्स डिपॉजिट, ये भी कट। अब क्या बचा? एक ही सिर्फ, जो क्या है C। क्यों करेक्ट है बच्चों?
करंट अकाउंट जो आपको पता है बिजनेसमैन के लिए ओपन किया जाता है, तो उसमें भी ऑन डिमांड कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। और सेविंग अकाउंट जो एक नॉर्मल एक जनरल पब्लिक ओपन करती है। तो दोनों ही केस में डिमांड डिपॉजिट होता है कि पैसा कभी भी सेव कर सकते हैं और कभी भी डिमांड पर उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सही आंसर। फोर्थ देखो, Which of these statement give a true picture of the effect of central bank selling security in the market? इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस चीज़ की एक सही पिक्चर दे सकता है कि अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में सिक्योरिटी सेल कर देती है तो उसका मतलब क्या होता है भाई। देखते हैं, अगर एक सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सेल कर रही है तो उसके बदले में वो पैसा ले रही है उधार, तो इस केस में क्या होगा। क्या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनसे ही अगर आप पैसा उधार लेकर चले जाओगे तो उनकी क्रेडिट जो क्रिएट करने की फैसिलिटी थी उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कॉमर्शियल बैंक की फॉल हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी या फिर उठ जाएगी, दोनों ही बोल रहे हैं, या तो राइज होगी या फॉल होगी। भाई दोनों ही कंडीशन में आप खुद ही कंफ्यूज हो तो हमें क्या आंसर दोगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। अब आगे देखो, कॉमर्शियल बैंक से अगर आरबीआई उधार लेकर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? खुद सोचो भाई, कोई पैसा जो आपके पास था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में से 4 लाख भाई आरबीआई ने ले लिए सिक्योरिटी के टर्म्स में कि भाई सिक्योरिटी ले लो, मुझसे बदले पैसे ले लो। अब आप जो क्रेडिट क्रिएट कर पाते जनरल पब्लिक के थ्रू, अब वो क्या होगी, कमी तो होगी, क्योंकि वो पैसा किसके पास चला गया, सेंट्रल बैंक के पास। उस केस में ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटी फॉल हो जाएगी। मतलब ये हो गया आपका सही आंसर। अब चलते हैं आगे। फिफ्थ देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्यूरेट पिक्चर दे रहा है उस इफेक्ट की कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है। रेपो रेट जानते हो क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, उस पर बोला जाता है रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट जिस पे वो पैसा उधार ले रहे हैं अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ। कॉमर्शियल बैंक से कह दी जाए कि जिस पर आपको जो इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी आपसे वो ज़्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्री में डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या दोनों में से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा भाई, मनी सप्लाई पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू जनरल पब्लिक को मिलता है उसी में ही कॉमर्शियल बैंक को अगर ज़रूरत हुई उसने आरबीआई से पैसा उधार लिया, और जो पैसे पर वो इंटरेस्ट देती है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को, आरबीआई ने कहा ठीक है मुझसे पैसा ले लो, ठीक है, यहाँ मनी चला गया। अब इसके टर्म्स में उसने कह दी कि जो हम आपको कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देती थी, इंटरेस्ट मतलब रेपो रेट, उसने क्या कह दिया, अब इसे बढ़ा दो भाई, इस रेपो रेट को अब बढ़ा दो, अब इससे काम नहीं चलेगा, अब आपको 10,000 रुपये नहीं आपको 20 देने पड़ेंगे। तो उसके केस में क्या हुआ भाई, कॉमर्शियल बैंक के पास से पैसा ज़्यादा गया, उसके पास से पैसा ज़्यादा गया, तो भाई जो बैंक्स हैं उनकी मनी सप्लाई जो करती है जनरल पब्लिक को वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पब्लिक के लिए इतना पैसा नहीं बचेगा जितना कि वो सेंट्रल बैंक को दे चुकी होगी। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। ठीक है भाई, आगे देखो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको एक्यूरेट पिक्चर दे रहा है, अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा भाई, कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है मतलब आरबीआई, उसके द्वारा रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए। रिवर्स रेपो रेट जानते हो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिस पर आरबीआई खुद पैसा उधार लेती है कॉमर्शियल बैंक से। तो उस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट से पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास से जाता नहीं है, आता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक उधार देती है सेंट्रल बैंक को और उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज की जाती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और अगर उसको इंक्रीज कर देंगे तो भाई मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो इस केस में देखो, अब सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है वो बढ़ गई, अब बढ़ गई तो पैसा किसके पास गया, कॉमर्शियल बैंक के पास, जो भी बढ़ा हुआ, अब वो बढ़ गया तो भाई मनी सप्लाई क्या होगा, इकोनॉमी में ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो उस केस में क्या होता है, मनी सप्लाई का मतलब जानते हैं ना, टोटल वैल्यू ऑफ मनी जो एक जनरल पब्लिक के थ्रू होल्ड किया गया एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना है। तो भाई उस टाइम पर जब मनी सप्लाई बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि लोग खर्च कम कर रहे हैं, लोग खर्च कम कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, घटती जा रही है, उनकी परचेजिंग खरीदने की जो क्रय शक्ति है वो घट रही है, जिस वजह से उनके पास पैसा ज़्यादा होल्ड हो रहा है और वो गुड्स और सर्विस की डिमांड नहीं कर रहे हैं, की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ना, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं इसका मतलब आप खर्च नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं मतलब कुछ चीज़ें खरीदते नहीं हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, डिक्रीज हो गई गुड्स एंड डिमांड। आगे देखो 7 पॉइंट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स, बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएट किया जाता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं आउट ऑफ नथिंग, किसी में से भी नहीं? तो भाई कैसे पॉसिबल है? अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो किसी चीज़ में से ही तो दोगे। इनकरेक्ट। बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ टोटल असेट्स, क्या जो उनकी पूरी टोटल संपत्ति होती है उसमें से पैसा देते हैं? बैंक क्या करता है, जिसके पास ज़्यादा है, सरप्लस में है, वो पैसा बैंक को जमा करता है एज अ सेविंग। उसके बाद बैंक क्या करता है, उसी डिपॉजिट को वो किसको देता है, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास डिफिशियंसी है, उनको वो पैसा उधार दे देता है और उसके बदले में उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। और जो पैसा डिपॉजिट करके जाते हैं उनको कम इंटरेस्ट दे देता है। उनको कम दी, उनसे ज़्यादा चार्ज की, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है भाई, बैंक का प्रॉफिट। भाई उसके तो मजे ही मजे। वो क्या हो गया भाई, वो हो गया बैंक का प्रॉफिट, जो उसकी रेट के बीच में डिफरेंस था। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि बैंक जो भी पैसा उधार देती है वो अपनी सिक्योरिटी असेट्स को यूज़ करके नहीं देती है, वो डिपॉजिट में से देती है, जो एक जनरल पब्लिक अपने सेविंग के टर्म्स में डिपॉजिट करती है बैंक के पास। तो याद रखना ये बिल्कुल सही है कि आप डिपॉजिट में से ही टोटल पैसा देते हो, इसके अलावा नहीं। आगे देखो 8th MCQ, on which things were not included in the supply of money measure। जब भी हम मनी को मेज़र करते हैं, आप जानते हो M1, M2, M3, M4 ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जब हम मनी सप्लाई को देखना चाह रहे हैं, मेज़र करना चाह रहे हैं, तो उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ये पता करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई डिपॉजिट है तो उसे आप इंक्लूड करोगे मनी सप्लाई में? बिल्कुल करोगे भाई, है तो सेंट्रल बैंक ना, तो ये तो नहीं है। करेंसी या कॉइन्स जो जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल है, ये तो मनी सप्लाई का पैरामीटर है, ये बेसिक, ये भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉमर्शियल बैंक के पास जितना डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जितना सेविंग का पैसा है या करंट अकाउंट का पैसा है, इन्हीं से तो पैसा उधार दे रही है, तो ये तो मनी सप्लाई का सोर्स है ही है। तो ये तीनों ही जब सोर्स हैं तो कौन सा सोर्स नहीं है भाई, फर्स्ट वाला, मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट। क्यों भाई, एक बैंक ने, मान लो पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कुछ पैसे दिए, एज अ डिपॉजिट रखवाए, तो भाई उससे जनरल पब्लिक का या मनी सप्लाई का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट इसका हो गया सही आंसर, जो कि पैरामीटर नहीं है मनी सप्लाई को मेजर करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियली अ सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें से ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सेंट्रल बैंक की नहीं होती है? देखें जरा, क्या वो बैंकिंग फैसिलिटी देती है पब्लिक को? यहीं पर आ गया आंसर, पहली बार में क्लिक कर गया। क्या आप कभी आरबीआई गए हो अपने पैसे जमा करने? क्या वहाँ अकाउंट ओपन किया है? नहीं भाई, बैंकिंग फैसिलिटी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नेशनलाइज या कॉमर्शियल बैंक्स देती हैं, जो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। आपको कोई भी आरबीआई बैंकिंग फैसिलिटी पब्लिक को नहीं देता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब देखो 10th असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आएंगे ये। देखो, सेंट्रल बैंक है वो लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का, बिल्कुल सही। जब किसी से पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो अगर आप लेंडर कौन होता है? जो उधार देता है। तो जो सबसे लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का, कि कुछ भी ना हो तो अभी आप आरबीआई से तो पैसा ले ही सकते हो, तो ये तो करेक्ट है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि वो एडवांस लोन दे सकता है पब्लिक को जब वो फेल हो जाते हैं लोन लेने में कॉमर्शियल बैंक से। क्या ये सही है? पब्लिक को कभी आरबीआई लोन देता है? खुद बताओ। ये ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये करेक्ट है असर्शन, बट ये जो असर्शन है उसका मेन रीज़न ये है कि वो पब्लिक को लोन देता है जब कॉमर्शियल बैंक नहीं दे पाते। नहीं भाई, आरबीआई किसी भी तरीके की लोन फैसिलिटी पब्लिक को नहीं देता है। ये जो वो लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का, ये वो अपनी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है, शेड्यूल बैंक्स के लिए, इनके लिए नहीं है। तो ये पब्लिक को लोन तो बिल्कुल भी नहीं देगा। इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीज़न क्या है? गलत है। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, मतलब सी हो गया इसका सही आंसर। अब आगे देखो, अगर आपको इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है ड्यूरिंग अ रिसेशन पीरियड, जब मतलब इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब रही होती है, उस दौरान मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? खुद बताओ। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है? कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दोगे तो वही कॉमर्शियल बैंक के पास से तो पैसा चला जाएगा, तो पब्लिक को क्या देगी? कुछ नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दोगे तो उनके बदले में तो पैसा आप कॉमर्शियल बैंक से ले लोगे, तो इससे भी लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जितना आप बोलते हो कि एज अ शेड्यूल या कॉमर्शियल बैंक आपको जितना मार्जिन मेंटेन करना चाहिए, अगर आप इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा दोगे तो वही पैसा क्या होगा? फिर होल्ड हो जाएगा, मनी तो सप्लाई हो नहीं पाएगा, ये भी गलत।
तो मनी सप्लाई किससे बढ़ सकती है? जब आप बैंक रेट को डिक्रीज कर दो। जो कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती हैं आरबीआई से, उसे बैंक रेट बोलते हैं। अगर इसको कम कर दोगे तो कुछ कम पैसा कॉमर्शियल बैंक से जाएगा, जिससे वो उससे मनी सप्लाई को बढ़ा सकती हैं टू दी जनरल पब्लिक। तो यहाँ थर्ड हो गया सही आंसर। अब देखो 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आपने बच्चों पढ़े होंगे क्रेडिट कंट्रोल करने के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एसएलआर आता है, सीआरआर आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है? क्या क्वालिटेटिव जिसको क्वांटिटी में मेजर नहीं किया सकता, पहली बार बैंक रेट को तो कर सकते हो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो को कर सकते हो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन सा आएगा बताओ? ये तो रेशियोज हैं, रेशियो हुआ, रेट हुआ, परसेंटेज हुआ, ये तो क्वांटिटेटिव मेजर्स है ना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बच्चों क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। यहाँ भी क्या होता है, हम खरीदते और बेचते हैं सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। लेकिन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। ये ज़रूर से समझ लीजिएगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ज़रूर से समझ के जाइएगा, पेपर में बच्चों बहुत देखने को मिलते हैं। Question number 14. In the context of the central bank, स्टरलाइजेशन रेफर टू। भाई स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? क्या है भाई स्टरलाइजेशन, ये बताओ क्या होता है ये? अगर हम क्रिप्टो करेंसी जो चलते हैं बिटकॉइन वगैरह, इसको बैन कर देते हैं तो उसको ही बोलते हैं? नहीं, ये तो अलग चीज़ है। सीआरआर को 0 तक ला सकते हैं, खुद सोचो ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? नहीं, तो ये तो बिल्कुल कट कर दो। ओल्ड करेंसी नोट्स को 1 कर दो, इससे क्या होगा? ओल्ड करेंसी नोट जो अभी तक चल नहीं रहे हैं या फिर चल चुके हैं या अभी पुराने हो चुके हैं, चल के उसे जलाने से या ख़त्म करने से कुछ नहीं होना है। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉरेन एक्सचेंज जो फ्लो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि हमारा एक करेंसी का जो एक बेंचमार्क डिसाइड है वो डॉलर से डिसाइड होता है कि भाई रुपए की और डॉलर के बीच में आपस में क्या कीमत चल रही है। तो अगर इस फ्लो को, इस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, इसे ही बोलते हैं स्टरलाइजेशन। 15 असर्शन, सेंट्रल बैंक एक क्लियरिंग हाउस है कॉमर्शियल बैंक के लिए? हाँ बिल्कुल है, वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड, क्या ये सेटल करता है क्लेम को कॉमर्शियल बैंक और डेबिट करके, क्रेडिट करके, दिया रिजर्व अवॉइड करके नीड फॉर फिजिकल कैश ट्रांसफर? बिल्कुल। ये क्या करता है? जैसे क्लियरिंग हाउस होता है जो क्लियर कर रहा है सारी चीज़ों को, ये कैसे करता है क्लियर? क्लेम को सेटल करेगा कॉमर्शियल बैंक के बीच में, कैसे? कुछ चीज़ों को डेबिट करेगा, कुछ को रिजर्व को क्रेडिट करेगा। इस तरीके से क्या होता है, कोई भी फिजिकली पैसा देने की नीड नहीं होती है, उन रिजर्व से ही क्रेडिट और डेबिट करके वो कॉमर्शियल बैंक के बीच में ही उन सबको क्लियर कर देता है, इसीलिए उसे कॉमर्शियल बैंक का क्लियरिंग हाउस बोला जाता है। ये सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है, असर्शन भी करेक्ट है और आर भी ठीक है, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। इसका मतलब ए हो गया इसका सही आंसर। देखिए 16, फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी जानते हो? फिएट मनी क्या वो होती है क्रेडिट मनी जो आप देखते हो जिससे आप क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? ये नहीं है भाई। क्या वो होती है जिसमें गोल्ड का रिजर्व होता है, गोल्ड का या सिक्योरिटी का रिजर्व होता है? नहीं। क्या वो मनी होता है जिसमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू को इक्वल हो जाता है? नहीं। फिएट मनी बच्चों वो होता है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के या उसके ऑर्डर के बेसिस पर मनी को इशू किया जाता है, बट नॉट बैक्ड बाय दी फिजिकल सिक्योरिटी। कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं होती है इसमें, गवर्नमेंट की अथॉरिटी या उसके ऑर्डर पर कुछ मनी को जब इशू किया जाता है तो उसे बोला जाता है फिएट मनी। तो ये हो गया सी इसका सही आंसर। ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर करके जाओ बच्चों, जो एक एक वर्ड है ना जिसको आप ध्यान भी नहीं देते होंगे ना, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे बेसिक टर्म्स है ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो, हाई पावर मनी कंसिस्ट ऑफ, हाई पावर मनी कौन सी है भाई? पावर मनी में भी हाई पावर और लो पावर होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं। किस में सबसे ज़्यादा पावर है ये बताओ? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में? नहीं भाई, वो उसमें तो ये होगा कि जब टाइम आएगा जब ही तो उसको रिन्यू करेंगे, तो ये तो ख़त्म, नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं। क्या करेंसी जो पब्लिक के द्वारा होल्ड की जा रही है? हाँ भाई उसमें तो पावर बिल्कुल है। प्लस क्या होगा इन दोनों में से, कैश रिजर्व या डिमांड डिपॉजिट? बताओ
इसमें से क्या होगा? जो कैश रिजर्व बैंक ने मेंटेन कर रखा है। भाई अगर इमरजेंसी हुई तो पब्लिक अपने पास पैसे लेकर आ सकती है जो कि करेंसी के रूप में उसके पास है, प्लस जो बैंक के पास है पैसा कैश रिजर्व के रूप में वो ले सकती है। तो ये दोनों ही मिलकर, कहते हैं ना इमरजेंसी हो कुछ कंडीशन में, दोनों मिलकर एक हाई पावर मनी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही इमरजेंसी के टाइम पर या फिर हमारी मनी सप्लाई या लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है यही दिखाते हैं कि भाई बैंक के पास कितना पैसा है और पब्लिक के पास कितना पैसा है। ये दोनों मिलकर हो गए। ठीक है भाई। 18 देखो, लीगल टेंडर का मतलब क्या है? ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। लीगल टेंडर क्या होता है? एक ऐसा टेंडर जिसको बैंक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए या गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ किया जा रहा हो। किसके लिए? उसे लीगल टेंडर बोलेंगे। फॉरेन ट्रेड के लिए अगर आप कोई मनी यूज़ कर रहे हो तो भाई उसमें तो करेंसी एक्सचेंज हो जाती है, तो लीगल टेंडर तो नहीं होता है। बैंक्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वही लीगल टेंडर है। कि जैसे 2000 रुपये का डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उस केस में उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मनी एक्सेप्ट किया था ये नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए वही लीगल टेंडर है? नहीं, लीगल टेंडर वो होता है वो मनी जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है डेब्ट को सेटल करने के लिए। जब आपके कर्जे जो हैं उनको सेटल करने में भी उस मनी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब लीगली वो अप्रूव्ड है भाई। क्योंकि जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, उसको पैसा रीपे करते हो या सेटल करते हो, उस केस में अगर उस पैसे को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे लीगल टेंडर बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? सी ऑप्शन, लीगली मतलब अप्रूव्ड है। 19 देखो, विच डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस। इसमें से ऐसा कौन सा डिपॉजिट है जिसको बिना किसी नोटिस दिए हुए विड्रॉ कर सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कर सकते हो भाई, टाइम की लिमिट है। रिकरिंग डिपॉजिट में वहाँ भी टाइम की लिमिट है। टाइम डिपॉजिट तो अपने आप में टाइम डिपॉजिट है ही, लेकिन डिमांड डिपॉजिट के लिए कुछ भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरा पैसा मैंने सेविंग के फॉर्म में आपको दिया है, अब मेरा जब मन करे जब मैं उस पैसे को निकाल सकती हूँ, तो इसमें डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया? सही आंसर। अब आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन पर। 20, SLR मतलब स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो बच्चों होता है ये मेंटेन किया जाता है किसके फॉर्म में? खुद बताओ। क्या सिर्फ SLR को मेंटेन करने के लिए आप कैश रखते हो या फिर फॉरेन करेंसी रखते हो? भाई अपनी इंडिया की जो बैंक्स हैं जो ऑपरेट हो रही हैं वो फॉरेन करेंसी क्यों रखेंगी? अपने देश की करेंसी रखेंगी ना। डिमांड डिपॉजिट सिर्फ नहीं, डिमांड डिपॉजिट तो बच्चों ये है कि पब्लिक कभी भी आके वो पैसा लेके जा सकती है, लेकिन जो गोल्ड है और अप्रूव सिक्योरिटीज़ हैं उनको नहीं लेके जा सकती। ये क्या होता है बच्चों? ये जो RBI होती है, सेंट्रल बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि आप SLR मेंटेन करो कि इन केस जो पैसा आप उधार दे रहे हो अगर वो वापस नहीं आता है तो अगर पब्लिक डिमांड करती है डिमांड डिपॉजिट में हमने पैसा लेने की, तो आप कहाँ से दोगे? तो एक ऐसा सिक्योरिटी पर्पस SLR मेंटेन करो जो कि गोल्ड और सिक्योरिटी के टर्म्स में मेंटेन किया जाता है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यही समाप्त हुआ। हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके मनी और बैंकिंग चैप्टर के थे वो भी कंप्लीट कर लिए। देखा कितनी जल्दी सॉल्व कर लिए। ऐसे ही खुद भी प्रैक्टिस करो भाई। यहाँ सेशन ज्वाइन करने के अलावा भी अलग से प्रैक्टिस करिए बच्चों, तभी आपको बिल्कुल कहते हैं ना MCQ ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट आता है लेकिन बच्चा फिर भी मार्क नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है 2 या 3 में समझ नहीं आ रहा भाई दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं कौन सा सही करूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस कर लोगे, सही अप्रोच समझ में आ जाएगी तो आपके MCQ कभी भी गलत होंगे ही नहीं। तो चलो भाई इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और ध्यान से बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा और लास्ट तक उसे देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। इसी के साथ बच्चों पढ़िए लिखिए, समझदारी से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम आने ही वाले हैं, एक सही अप्रोच सही स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए। चलो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।